तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त वो हो चुका है जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी का दामन छोड़ दिया और अपनी नई पार्टी इधू नम्मा इयक्कम वी द लीडर्स का ऐलान कर दिया। अब राज्य की सियासत में इस ऐलान के साथ में ही ऐसा भूचाल आया है कि बड़ी बड़ी पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन बिल्कुल सच है कि पार्टी लॉन्च होने के महज 10 घंटों के भीतर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अन्नामलाई के इस आंदोलन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है और ये जन समर्थन अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अन्नामलाई का ये दाव किसके लिए वरदान है और किसके लिए काल? क्या इससे सिर्फ बीजेपी को झटका लगा है या फिर इसका असली शिकार थलपति विजय और डीएमके होने वाले हैं? आज के इस स्पेशल पॉलिटिकल एनालिसिस में हम इसी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। अगर विशुद्ध रूप से राजनीतिक नजरिए से देखें तो अन्नामलाई के जाने से तमिलनाडु में बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे लोकप्रिय और आक्रामक चेहरा थे। उनके इस्तीफे के तुरंत बाद तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष कारू नागराजन, स्टेट सेक्रेटरी सुमति वेंकटेश समेत करीब 15 नेताओं ने, बड़े पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे भी दे दिए। कारू नागराजन ने तो साफ तौर पे ये कह दिया कि वो अन्नामलाई के इस नए राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन राजनीति के पंडित जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको किसी एक व्यक्ति के जाने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, वो किसी एक चेहरे पर लंबे समय तक निर्भर तो रह नहीं सकती। और वैसे भी बीजेपी तो अभी तमिलनाडु में खड़ी भी नहीं हुई है, तो नुकसान का आकलन तो कैसे किया जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भविष्य में अगर अन्नामलाई की पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में कोई बड़ा कमाल दिखा जाती है तो बीजेपी और अन्नामलाई दोबारा सहयोगी के रूप में एक साथ आ सकते हैं। यानी बीजेपी के और अन्नामलाई के रास्ते एक दूसरे के लिए बंद नहीं हुए। असली संकट खड़ा हुआ है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके के सामने। और सच कहें तो डीएमके से भी ज्यादा परेशानी का समय आने वाला है थलपति विजय के लिए। क्यों? इसे ध्यान से समझिए। दरअसल तमिलनाडु में डीएमके के पास में आज भी द्रविड़ विचारधारा के कट्टर समर्थकों का एक पक्का वोट बैंक है जो इधर से उधर हिलता नहीं है। लेकिन थलपति विजय ने जिस राजनीति की शुरुआत की है वो है गैर द्रविड़ राजनीति। और देखा जाए तो तमिलनाडु में इसकी शुरुआत भी असली मायने में तो अन्नामलाई नहीं की थी और उन्होंने ही जन समर्थन जुटाना शुरू किया था। लेकिन बीजेपी के एक गलती के कारण इस गैर द्रविड़ राजनीति का फायदा उठा गए विजय और अच्छी खासी सीटें हासिल करके मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन अब अन्नामलाई के मैदान में आते ही पासा पलटता हुआ दिख रहा है। द्रविड़ राजनीति से निराश जो जनता है वो विजय के अलावा अब अन्नामलाई के रूप में एक दमदार, पढ़ा लिखा, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी का उनको एक विकल्प मिल गया है। आने वाले दिनों में ये जो एंटी द्रविड़ वोट बैंक है वो विजय के बजाय सीधे तौर पर अन्नामलाई के पास शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि विजय के पास में एक सेलिब्रिटी इमेज है लेकिन अन्नामलाई के पास में वो सब कुछ है जो एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के पास में होना चाहिए। अन्ना को इस समय तमिलनाडु की राजनीति का सबसे युवा और जेन जी नेता के तौर पर उनके समर्थक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो राज्य के नेताओं में सबसे कम उम्र के हैं, ये तो सामने बात है ही। और अन्नामलाई ने भी साफ कर दिया कि उनका मकसद केवल व्यक्ति पूजा या परिवारवाद को खत्म करना नहीं है। उन्होंने युवाओं और आम आदमी को जोड़ने के लिए वी द लीडर्स नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है और एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर की शुरुआत भी कर दी है। उनका टारगेट है कि द्रविड़ राजनीति को क्षेत्रीय अस्मिता के साथ में, राष्ट्रवाद के साथ में कैसे जोड़ा जाए। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 2031 का विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी जो बन जाएगी तब तक पूरी ताकत के साथ में लड़ेगी। यानी जो अभी इन्होंने वी द लीडर्स एक राजनीतिक आंदोलन शुरू किया है वो आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होगा और 2031 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगा। यानी कोई जल्दबाजी उनको नहीं है, एक लंबी और गहरी राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। और अन्नामलाई इस मामले में परफेक्ट माने जाते हैं कि बड़े धैर्य के साथ में निर्णय लेते हैं। उन्होंने बीजेपी को भी यही राय दी थी कि आप अन्ना द्रमुक के साथ में गठबंधन मत कीजिए, अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अपने दम पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। आने वाले 5 सालों के अंदर हम, यानी 2031 तक हम एक बड़ी ताकत के रूप में तमिलनाडु में खड़े हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी जल्दबाजी के मूड में थी और इसका नुकसान उठा लिया। लेकिन अब चूंकि अन्नामलाई खुद की पार्टी बना चुके हैं तो वो लिहाजा किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं है, धीरे धीरे अपना वॉलंटियर बेस तैयार करना चाह रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है ना, खाली उन पे ही फोकस नहीं किया जा सकता, फोकस करना पड़ेगा पंचायतों के चुनाव के ऊपर भी, फोकस करना पड़ेगा पालिकाओं के चुनाव पे भी, फोकस करना पड़ेगा निगमों के चुनाव के भी। यानी नीचे से पूरी जनप्रतिनिधियों की एक खेप तैयार करने की प्लानिंग चल रही है। अपने वॉलंटियर्स हर गांव पंचायत के अंदर तैयार करने की उनकी योजना है, जो आने वाले समय के अंदर चुनाव लड़ेंगे निचली बॉडी से लेकर टॉप यानी संसद तक का।
और यही कारण है कि आने वाला समय जो है वो जोसेफ विजय की राजनीति के हिसाब से बेहद चुनौतीपूर्ण और परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक कैडर के इस पूर्व आईपीएस अधिकारी ने, जिसने 2020 में बीजेपी से अपने पॉलिटिकल यात्रा की शुरुआत की थी, सिर्फ 6 साल के अंदर तमिलनाडु की राजनीति का रुख बदल दिया है। यही वो व्यक्ति था जिसने सीधे तौर पर यह कहा था कि आने वाला समय द्रविड़ राजनीति का नहीं है। यही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले यह कहा था कि अगले विधानसभा चुनाव के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा, लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई बीजेपी से। लेकिन अब नई पार्टी जब खुद की बनाई है तो 10 घंटे में 10 लाख लोगों का जुड़ना ये साफ संकेत दे रहा है कि तमिलनाडु की जनता अन्नामलाई को नए रोल के अंदर देखना चाहती थी और वो उस रोल के अंदर उनके सामने आ गए हैं। अब रोचक ये देखना होगा कि तमिलनाडु की राजनीति के अंदर अन्नामलाई जो ये नई पार्टी बना रहे हैं, इधू नम्मा इयक्कम, ये क्या नया इतिहास लिख पाती है। आपको क्या लगता है कि अन्नामलाई की राजनीति में अलग होकर आने से क्या जोसेफ विजय को एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ेगा या नुकसान डीएमके को होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।